हेलो, वार्म वेलकम सारे ऑनलाइन फ्रेंड्स को जिनको हम एक महीने बाद मिल रहे हैं शायद, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये क्या है? नाम हम सब सुन रहे हैं इसका, हम में से कुछ इसको करते भी हैं बट शायद राइट वे में नहीं कर पा रहे। तो ये क्या है, इसकी हमें क्यों जरूरत है, ये आज की हमारी गेस्ट डॉक्टर हर्षिता शर्मा, हु इज एन ऑन्को फिजियोथेरेपिस्ट, विल टेल अस ऑल अबाउट इट। So without wasting any time, let me welcome, hi Dr. Harshita. Warm welcome to Happiness After Cancer की support group meet. थैंक यू सो मच मैम। सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो होती है हम उसे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी बोलते हैं, वेट ट्रेनिंग भी बोलते हैं। हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हम बहुत स्मूथली कर लेते हैं, हमारी मसल्स ट्रेंड होती हैं। जैसे अगर मुझे अपनी एल्बो को बेंड करना है तो मैं बहुत इजीली कर लूंगी। बट अगर मैं इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं या बॉडी का ही फोर्स लगाऊं और उस मूवमेंट को परफॉर्म करने में मुझे एक जद्दोजहद जो करनी पड़ेगी, उसे ही हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ठीक है, अब ये क्यों होता है, मतलब क्यों जरूरी है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो हमारी मसल के एंड्योरेंस को बढ़ाता है कि हम कोई भी एक्टिविटी कितनी देर तक कर पा रहे हैं। इनिशियली ट्रीटमेंट के टाइम में लोग ये है कि बहुत जल्दी फटीग हो जाता है, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो मसल्स की एंड्योरेंस को बिल्ड करने में हेल्प करता है, मसल्स की पावर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, मसल मास को बढ़ाता है, उसकी पावर को बढ़ाता है। तो इन अ वे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है Hospital, हमें काफी हेल्पफुल रहती है। कैंसर वाले साथ ही साथ अभी हॉस्पिटल से ने ये चीज शो करी है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो वेट मैनेजमेंट में भी काफी हेल्पफुल है। तो पहले जहां लोग कार्डियो के पीछे भागते थे कि अगर वेट लूज करना है मुझे तो मैं कार्डियो कर रही हूँ, 1 घंटा मैंने कार्डियो किया और 1.5 घंटा मैंने कार्डियो किया, तो कार्डियो से बेटर रिजल्ट्स हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में मिले हैं वेट मैनेजमेंट में। क्योंकि यूजुअली हमें जो डॉक्टर्स होते हैं ट्रीटमेंट के टाइम में या आफ्टर ट्रीटमेंट फॉलोअप्स में वो ये सजेस्ट करते हैं ओवर वेट पर्सन को कि आप थोड़ा वेट कंट्रोल कीजिए, वेट तो मैनेजमेंट मैं इधर कीजिए। रास्ते में है, तो इसी बेस्ट टाइम कर देते तरीका करो। है अपनी मसल्स को स्ट्रेंथ करने के अगर लिए मेरी और वेट को थोड़ी टाइम मैनेजमेंट तुम्हारे करने पास के शॉर्ट है, लिए बस इसलिए करो। वेट ट्रेनिंग, क्योंकि तुम स्ट्रेंथ मेहनत करोगे, स्ट्रेंथनिंग। बंदा कहेगा बेकार हो गया मेरा काम, एक मिनट बात बिगड़ डॉक्टर गई। हर्षिता, सॉरी प्लीज, आई रिक्वेस्ट, मैं सबको म्यूट किया हुआ है, प्लीज तब तक अपने आप को अनम्यूट मत कीजिएगा जब तक हम बोले ना। ठीक है, नहीं तो फ्लो खराब हो जाएगा एंड वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि डॉक्टर हर्षिता क्या कह रही है। बाद में हमें क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम मिलेगा। ठीक है, या प्लीज। Prerna, Deepa Jain, Shrivalli, everyone mute themselves. तो जो हमारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है वर्क कैसे करती है? हर एक्टिविटी में हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है। अगर मुझे एक चाय का कप भी उठाना है तो मेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी, और वो सर्टेन एंगल पे आके मैं सिप ऑफ टी ले पाऊंगी। अब अगर मैं इसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड, दैट इज धीरे धीरे एक एक्सटर्नल वेट अप्लाई करना शुरू करूं, तो मसल्स को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने के लिए। तो उस टाइम पे वो अपने आसपास के प्रोटीन्स को, फैट स्टोर्ड को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करेगी ताकि वो उस वर्क को एग्जीक्यूट कर सके। क्योंकि जो हमारा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं ये एक एनारोबिक एक्टिविटी है, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये यूज करता है स्टोर्ड फैट को, प्रोटीन को, उसको कन्वर्ट करता है एनर्जी में, और वो हमें फिर फर्दर मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। तो जैसे कार्डियो में हमें मोर ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे हम वर्क करते हैं, हमारी लंग कैपेसिटीज पे वर्क करते हैं, तो वहीं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में हम, ये एक एनारोबिक एक्टिविटी है, इसमें हम स्टोर्ड फैट के ऊपर वर्क करते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। अब टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस कौन कौन से हो सकते हैं? हमारा बॉडी वेट हो सकता है, फ्री वेट्स हो सकते हैं जैसे डंबल्स हो गए, केटल बेल्स हो गए, या फिर जो जिम्स में हमारी रेजिस्टेंस मशीन होती है जैसे लेग प्रेस हो गया, पुलअप्स की मशीन्स हो गई वो। साथ में ये हमारे थेराबैंड्स हो गए। या अगर इन सब में से कोई भी चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है तो हाउस होल्ड आइटम्स जैसे होते हैं हमारे घर पे, 1 kg के दाल के पैकेट्स, राइस के पैकेट्स, इनको भी हम एज ए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस यूज कर सकते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि स्ट्रेंथनिंग के बारे में हम इतनी बात कर रहे हैं तो सिर्फ क्या वेट लॉस के लिए हमें हेल्पफुल है या फिर सिर्फ एक मसल मतलब कोई काम को एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्पफुल है? तो ऐसा नहीं है। ये हमारी
इंजरीज को भी रिड्यूस करता है, मस्कुलर इंजरीज को, लिगामेंट की इंजरीज को, टेंडन की इंजरीज को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। क्योंकि अगर हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मसल मास बढ़ेगा, उसका पावर बढ़ेगा। तो इस तरीके से इंजरीज हमारी रिड्यूस हो सकती है। हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट करता है। ओस्टोपेनिया, ओस्टोपोरोसिस, वो काफी कॉमन एक चैलेंज सब लोग फेस करते हैं अपने ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में। काफी हद तक ओस्टोपोरोसिस एंड ओस्टोपेनिया में भी उसके रिस्क को रिड्यूस करने में, उसको क्योर करने में हेल्प करता है। रिक्वेस्ट और मैंने म्यूट भी किया, प्लीज अनम्यूट मत करिए अपने आप को। डॉक्टर हर्षिता, एक जो क्वेश्चन बार बार हम कह रहे हैं कि हम सबको एक कंसर्न होता है कि हमारी सर्जरी हुई, तो सर्जरी होने के बाद क्या हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं, हम उसको कर सकते हैं या नहीं? यस, डेफिनेटली सभी कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के लिए। बस उनका जो स्टार्टिंग टाइम है वो वेरी करता है। लाइक अगर अभी आपकी इमिजिएटली सर्जरी हुई है तो 10-15 डेज, 1 मंथ हम थोड़ा सा गैप देते हैं, क्योंकि उसके साथ साथ में भी आपके पैरेलल ट्रीटमेंट चल रहा होता है, लाइक कीमो चल रही होती है या रेडिएशन चल रही होती है। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम प्लान करते हैं कि आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कब और कैसे इंट्रोड्यूस करनी है। बट ये सभी को करनी चाहिए, सभी एलिजिबल है। कोई भी फीमेल ऐसी नहीं है इस पूरी दुनिया में जो कि एलिजिबल नहीं हो। यंग वुमेन है, मैरिड है, सिंगल है, टीनेजर्स की मदर है, रिटायर्ड वुमेन है, पोस्ट सर्जरी, ड्यूरिंग कीमो, पोस्ट कीमो, ड्यूरिंग रेडिएशन, पोस्ट रेडिएशन, सभी एलिजिबल हैं। बट एक तरीका होता है इसको एग्जीक्यूट करने का, उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है। डॉक्टर हर्षिता, मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। कैन आई आस्क सवाल, अ क्वेश्चन? हम में से कुछ लोगों को लिम्फेडिमा है, या तो ऑनसेट है या लिम्फेडिमा का फियर है, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और लिम्फेडिमा, इन दोनों के बारे में प्लीज एक्सप्लेन करो। राइट। सो लिम्फेडिमा में क्या होता है, हमारा फ्लूइड जो है वो एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाता है हमारी आर्म में, पूरे आर्म में हो सकता है, वो चेस्ट एरिया में हो सकता है, या हमारे पर्टिकुलर एक सेगमेंट में, लिम्फ के एक सेगमेंट में। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां की मसल्स उतना कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर रही। डॉक्टर्स बार बार बोल रहे होते हैं आप लोग एक्सरसाइजेस करो, एक्सरसाइजेस करो, तो उसका पर्पस यही है कि मसल्स अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो, और वो जो पूलिंग हो रही है फ्लूइड की वो नहीं हो, वो फ्लो में आए। अगर आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, एक्स्ट्रा फोर्स के साथ में आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है, तो डेफिनेटली वो उसके चांसेस को भी वो रिड्यूस करेगा। बट स्ट्रेंथनिंग आपको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करनी है। एकदम से आप ज्यादा वेट उठाओगे तो वो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि माइक्रो वेयर एंड टेयर भी होता है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में, जो कि थोड़ा सा एडवर्स हो सकता है आपके लिम्फेडिमा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर धीरे धीरे करोगे तो बहुत बेनिफिशियल है, इनफैक्ट उसके फ्यूचर में अकरेंस के रिस्क को भी वो रिड्यूस करता है। वो तो समझ आ गया डॉक्टर, एक दोबारा क्वेश्चन सॉरी रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स को, अगर मुझे लिम्फेडिमा है तो भी मैं स्टार्ट कर सकती हूँ कि नहीं? यस, यस, अगर आपको लिम्फेडिमा है आप तब भी शुरू कर सकते हो। जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो खाली हमें वेट्स या थेरा बैंड, वो तो बाद में आपसे पूछेंगे इन दोनों में से कौन सा बेटर है, बट क्या जो स्क्वाट कहते हैं, बॉडी वेट कहते हैं, कि वहां से शुरू करना चाहिए कि हमें डायरेक्टली डंबल्स या थेरा बैंड, या आपने जैसे कि पानी की बोतल भी उठा लें? दोनों में से स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? क्योंकि अक्सर हमें ट्रेनर्स के पास जाते हैं जिम में, या ऑनलाइन योगा इंस्ट्रक्टर्स घर बुलाते हैं। ट्रेनर्स अनफॉर्चुनेटली नॉर्मल लोग, आई मीन वी आर ऑल्सो नॉर्मल, बट नॉर्मल लोग जिनकी सर्जरी नहीं हुई उनके लिए बने हुए हैं। तो हम अपने ट्रेनर को किस तरह गाइड करें, ये प्लीज बता दीजिए। ओके, सो अगर आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो अपनी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, चाहे आपको लिम्फेडिमा है या नहीं है, मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो आपको सबसे पहले आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस से शुरू करना चाहिए। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइज होती हैं जिसमें आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रही होती है बट मूवमेंट नहीं होती है। ठीक है, जैसे हम वॉल पुशअप्स करते हैं, अगर मैं कंटिन्यूअसली वॉल को पुश करूंगी विदाउट मूविंग माय हैंड, विदाउट मूविंग माय बॉडी, तो उसमें हमारी जो मसल्स है वो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रही है अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ वॉल।
तो वहां से हमें शुरू करना चाहिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस जो होती है हमारी। जब हमें ये लगे कि हाँ 50% to 70% ऑफ फोर्स जो है हम अप्लाई कर रहे हैं अपनी बॉडी पे, और बहुत इजीली मैं जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है मेरे मसल का हो रहा है, कोई पेन नहीं आ रहा, मेरी मूवमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रही है, देन उसके बाद मैं स्विच करूंगी थायरा बैंड्स की तरफ में। थायरा बैंड में क्या होता है, डॉक्टर हर्षिता आप म्यूट हो गए। हाँ। डॉक्टर हर्षिता आप फिर म्यूट हो गए हो। हाँ मैम कहाँ कहाँ तक आप आपको समझ एक्सप्लेन में करें आया कि था? थेरा बैंड क्या होते हैं। हाँ देखिए, मेरे अब पास थायरा बैंड्स रखे हुए हैं, डिफरेंट कलर्स के ना डिफरेंट रेजिस्टेंस होता है। सबसे लाइटेस्ट होता है येलो, उसके बाद आता है हमारा रेड, रेड वाला, एंड देन आता है हमारा ग्रीन। ठीक है, तो डिफरेंट थायरा बैंड्स के डिफरेंट रेजिस्टेंसेस होते हैं। अब जैसे जैसे मैं इसको स्ट्रेच करती, जैसे जैसे इसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाए, ठीक है, तो हमें कोई भी एक्टिविटी जब हम शुरू करते हैं तो हम ग्रेजुअली ही इंक्रीज करते हैं अपना रेजिस्टेंस या वर्क लोड। तो आपको हमेशा थायरा बैंड से शुरू करना चाहिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के बाद में, ताकि धीरे 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 आप उस रेजिस्टेंस को लेने के लिए हैबिचुएट हो जाए। जब आपको लगे कि हाँ मैं थायरा बैंड्स भी इजीली कर पा रहा हूँ, अब थायरा बैंड के डिफरेंट ग्रेड्स हैं, येलो, फिर ग्रीन, फिर रेड, इस तरीके से एंड सो ऑन। तो जब आपको लगे कि हाँ सर्टेन लेवल तक मैं इजीली अपना थायरा बैंड्स कर पा रहा हूँ, तो फिर आपको सिमिलर वेट के प्रोपोर्शनेट में डंबल्स यूज करने चाहिए। ठीक है, आपने इतना स्ट्रेच किया, आपको एक प्रेशर फील हुआ, आप डंबल उठाओगे, आपको 1 kg 2 kg के हिसाब से आपको वेट्स उठा के देखना आपको उतना ही प्रेशर फील हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर सिमिलर रेजिस्टेंस आपको उस डंबल में फील हो रहा है, दैट इज द आइडियल वेट दैट यू स्टार्ट विद, एंड धीरे धीरे फिर हम डंबल्स के साथ में इंक्रीज करते हैं। कुछ लोग कॉम्बिनेशन में भी करते हैं, थायरा बैंड के साथ साथ में वो लोग डंबल्स की एक्सरसाइजेस भी करते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन डबल हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, प्लस मसल का कंट्रोल भी हमारा बहुत अच्छा हो जाता है उसमें। और जब आपको ये लगे कि हाँ मैं डंबल्स भी इजीली कर पा रहा हूँ, तो साथ साथ में आप बॉडी वेट को यूज कर सकते हो, और जिम में जो हमारे रेजिस्टेंस मशीन्स होती हैं आप उनको भी यूज कर सकते हो। बट ऑलवेज स्टार्ट विद आइसोमेट्रिक्स फर्स्ट, थायरा बैंड, डंबल्स, एंड देन बॉडी वेट। मैडम आई हैव अ क्वेश्चन। अगर सुस्मिता शुरू किया है, हाँ सुस्मिता इफ यू डोंट माइंड, पहले हम डॉक्टर ओके वीर को पूछ लेते हैं, ठीक है, बाद में ओके क्यू ओके एंड ए, ठीक ओके है। ओके मैम, ओके ठीक नो है, आई इश्यूज, डोंट ओके माइंड, थैंक्स। बाद में हाँ, फिर एक एक करके नो सारे नो, क्वेश्चंस आंसर कर लेंगे, ठीक है, ओके ओके फिर ओके। फ्लो नहीं बिगड़ेगा हमारा। डॉक्टर हर्षिता अगला क्वेश्चन है कि हमको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या हमको हफ्ते में कितने दिन करनी चाहिए और for कितने मिनट अप्रोक्सीमेटली। ओके, सो मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूंगी, कार्डियो वर्सेस योगा वर्सेस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ठीक है, हम हमेशा हम इन तीन चीजों के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, हम डिस्कशंस कर रहे होते हैं। सो तीनों वर्कआउट का ना अपना एक अलग गोल है। अगर आप चाह रहे हो कि आपका कार्डियक फंक्शन बेटर हो, आपका हार्ट बेटर हो, आपके लंग्स बेटर हो, तो कार्डियो अच्छा है। कार्डियो कभी भी वेट लॉस में आपको हेल्प नहीं करेगा। इनफैक्ट अगर आप कैलोरी डेफिसिट के साथ में भी कार्डियो कर रहे हो, तो भी आप वेट लॉस बहुत अच्छा नहीं करोगे, आप पतले हो जाओगे, बट फेस पे वो ग्लो, मसल टोनिंग, ये सब चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, वहीं अगर आप योगा कर रहे हो, अगर आपका गोल है कि मेरी इम्यूनिटी अच्छी हो, मेंटली मैं स्ट्रांग बनूं, मेरे हॉर्मोन्स बैलेंस्ड रहें, और थायराइड, बीपी, शुगर, इन चीजों को मैं थोड़ा सा दूर रखूं, इनको बैलेंस करके रखूं, तो आपके लिए योगा अच्छा है। वहीं अगर आपका फोकस है कि बॉडी में जान आए, स्ट्रेंथ आए, फिजिक अच्छा हो, अपेयरेंस अच्छी हो, मसल्स की टोन अच्छी हो, और जो हमारे मेडिकल कंडीशंस होते हैं जैसे ऑस्टोपीनिया, ऑस्टोपोरोसिस, तो इनको कंट्रोल कर पाए हम, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बेटर होती हैं। सो अगर आप हफ्ते में 4 से 5 बार स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करो, और 2 to 3 टाइम्स पर वीक आप कार्डियो करो, तो ये बहुत ही अच्छा बैलेंस बनता है, जो कि आपको ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच देता है कि आप हेल्दी रहते हो।
ये तो सम और फॉर हाउ लॉन्ग, मतलब कितने मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जो से वो स्टार्ट करें ओके, वो कहाँ से शुरू करें? बाद में तो चलो अपनी अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा आई गेस। तो जो हमारा कार्डियो होता है ये ड्यूरेशन बेस्ड होता है। 15 मिनट की रनिंग इज इक्वल टू 1 मिनट ऑफ 1 आवर ऑफ वॉक। 15 मिनट की रनिंग में आप जितनी कैलोरीज बर्न करोगे, आप 1 आवर की वॉक में उतनी बर्न करोगे। बट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो होता है वो आपकी इंटेंसिटी बेस्ड होता है, आपने कितना वजन उठाया, उसके कितने रेपिटेशंस किए। तो जो ऐसे बोलते हैं ना, मैंने आधा घंटा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करी, तो वो एक करेक्ट तरीका नहीं है अपने वर्कआउट को मेजर करने का। आपने कितने रेपिटेशंस मारे, आपने कितना वेट उठाया, ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो कार्डियो अगर आप कर रहे हो तो 15 मिनट से लेकर के 1 आवर, इससे ज्यादा आपको कार्डियो नहीं करना चाहिए। अगर आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस शुरू कर रहे हो तो स्टार्ट विथ 3-3-3, 3 टाइप्स की एक्सरसाइजेस लो। 3 टाइम्स उसको करो इन अ सीक्वेंस एंड क्या बोलते हैं, 3 टाइप्स की एक्सरसाइजेस हो गई, थ्री थ्री टाइप्स ऑफ रेपिटेशन हो गए, और 3 सेट्स हो गए उसके। फर्स्ट मैंने एक बाइसेप्स करा 10 बारी, फिर मैंने 10 बारी ट्राइसेप्स करा, फिर मैंने शोल्डर्स करे। ठीक है, 3 मसल ग्रुप हो गए, 10-10-10 के इसके 3 रेपिटेशन हो गए, ऐसी 3 सेट्स किए। तो मैंने डिफरेंट मसल ग्रुप को एक साथ टारगेट किया, और इस तरीके से ओवरऑल मेरे आर्म एंड शोल्डर की एक्सरसाइजेस की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। ओके। तो जो स्ट्रेंथनिंग होती है वो हमेशा रेपिटेशंस पे बेस्ड रहेगी, आपने कितना वेट उठाया उस पे बेस्ड रहेगी। कार्डियो हमेशा ड्यूरेशन बेस्ड होता है, 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, व्हाटसोएवर। एंड योगा जो होता है वो आपकी जितनी एंड्योरेंस होती है उसके हिसाब से होता है, ना तो वो रेपिटेशंस में एग्जैक्टली काउंट होता है और ना ही वो ड्यूरेशन में एग्जैक्टली काउंट होता है। Nidhi, can I interrupt for a minute? या श्योर डॉक्टर महेंद्र। तो हर्षिता, आई थिंक निधि जो क्वेश्चन बार बार जो तुमसे सुनना चाह रही है ना, कि सपोज आज किसी ने नया वर्कआउट शुरू किया या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू किया, सो वी डोंट वांट दैट अ पर्सन हार्म्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सो जो तुम रेपिटेशंस की भी बात कर रही हो या वेट्स की भी बात कर रही हो या इतने सारे थेरा बैंड्स हैं सेफ्टी के लिए, व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिपीटेशंस और स्ट्रेंथ जो हम यूज करेंगे? ओके मैम, अगर हम थेरा बैंड्स की बात करें तो हमें येलो कलर के थेरा बैंड से शुरू करना चाहिए। ठीक है, उसको आप स्ट्रेच करो फॉर द काउंट ऑफ 10, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये मेरा एक काउंट हुआ। ऐसे आपको 10 करने हैं। ठीक है, अब आप इसको सेट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। 10 बार किया, फिर मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, फिर अगेन 10 बार किया, मैंने ब्रेक लिया। तो ये एक सेफर तरीका है करने का। सिमिलरली अगर मैं डंबल्स के साथ में कर रही हूँ तो 10 रेपिटेशंस मैंने एल्बो अपने बेंड स्ट्रेट किया, देन स्लो डाउन किया, टेक अ पॉज, देन अगेन 10 रेपिटेशन। तो हमेशा 10 के हिसाब से आप सेट्स बनाओ, 2 सेट्स, 3 सेट्स के हिसाब से आप सेफर रहते हो। एंड ऑल्सो जिस मूवमेंट पे आपको लगे कि आपको पेन हो रहा है या वो वेट आपको उठाने में दिक्कत आ रही है, आप पूरा मूवमेंट कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो इट मीन्स कि आपके लिए आप ओवर हो रहा है, आपको रुकने की जरूरत है। एक्सरसाइजेस हमेशा स्मूथ होनी चाहिए। और एक्सर्शन अलग चीज है, एग्जॉस्ट हो जाना कि पूरे दिन फिर आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हो, नहीं कर पा रहे, वो एक डिफरेंट चीज है। तो आपको हमेशा अपने आप को एनालाइज करना है कि आपने एक्सरसाइजेस करे, आप फ्रेश फील करने चाहिए। जो एक्सर्शन है वो मोमेंटरी होता है, कि जिस समय आप एक्टिविटी कर रहे हो सिर्फ तभी हो रहा है, 5 मिनट के बाद आप बेटर फील कर रहे हो। तो जैसे ही आपको लगे पेन आ रहा है, मूवमेंट पूरी नहीं हो रही है, आपको रुक जाना है। तो एक्चुअली जो कंसर्न है ना वो ये है कि सपोज आई एम अ न्यू स्टार्टिंग पर्सन और मैंने फर्स्ट डे इतना कुछ कर लिया कि उसके बाद 7 डेज में कुछ भी नहीं कर पाई। उस पॉइंट पे नहीं पहुंचना है हम लोगों को। यस, 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 आप 1 kg वेट के साथ शुरू कीजिए, हाँ। येलो वाले थेराबैंड के साथ शुरू कीजिए, और एक बार में एक ही चीज करो, सब कुछ एक साथ मत करो। उसके ना लेवल्स होते हैं, बिगिनर्स, इंटरमीडिएट, देन आप एकदम प्रो लेवल पे आ जाते हो। तो बिगिनर्स के लिए आप या तो वेट ले लो 1 kg का, या आप येलो वाला थेराबैंड ले लो। 10-10 रेपिटेशन आप करके देखो। एवरी थर्ड डे पे आप अपना लेवल अप करो फिर।
रिसेंटली हमारे ग्रुप ने किसी ने लिखा कि फर्स्ट टाइम मैंने आज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट किया एंड आई डिड इट फॉर 45 मिनट्स और 1 आवर, और उसके बाद हमें लगा कि वो बंदा क्रैश डाउन। सो आई थिंक आइडियल तो यही है कि हम किसी ट्रेनर के अंडर किसी गाइडेंस में उसको स्टार्ट करें। कंप्लीटली अगर हम अपने आप से सेल्फ स्टार्ट करते हैं तो देर इज अ चांस कि हम कहीं इंजरी ना करें। बट आई completely agree with the point made by Harshita regarding lymphedema. So some of you know about Mrs. Mamta Goenka, वो कभी कभी हमारे सपोर्ट ग्रुप्स में आती हैं। लिम्फेडीमा स्पेशलिस्ट उनको बोलते हैं, हालांकि इज ऑल्सो ब्रेस्ट कैंसर चैंपियन। सो काफी सालों तक तो वो बैंडेजिंग वगैरह करती थी। नाउ शी सेज दैट एवर सिंस शी स्टार्टेड, आई एम सॉरी। सो मिसेस ममता गोयनका का कहना है कि अब जब से वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने लगी है तब से उनको बैंडेजिंग की जरूरत नहीं है। मसल्स इतनी स्ट्रांग हो जाए हमारी आर्म्स की कि वो जो भी लिम्फेडीमा है, जो फ्लूइड कलेक्टेड है, उसको और अपने आप से ड्रेन करे। पहले हमारा कॉन्सेप्ट डेफिनेटली में आर्म को प्रोटेक्ट अगर करना है, मसल अच्छे से हमारे को आर्म को स्ट्रेंथन करना है, प्रोटेक्ट करते करना है, पर स्ट्रॉन्गर बनाना है उसको। यस। और मैम Can I कि speak एक about ही my मसल ग्रुप experience? पे आप वर्क करो ऐसा नहीं है, आपको प्रोपोर्शनेटली सभी मसल ग्रुप को साथ साथ लेके चलना है। अगर आप बाइसेप्स पे कर रहे हो तो आपको ट्राइसेप्स पे फोकस करना है, अगर आप चेस्ट पे वर्क कर रहे हो तो आपको बैक पे भी वर्क करना है, आपको थाई पे वर्क करना है, लेग्स पे वर्क करना है। क्योंकि आप एक ही मसल के ऊपर फोकस करते रहोगे तो वो टायर्ड हो जाएगी, उसमें वेयर एंड टेयर ज्यादा होने लग जाएंगे, तो वो बेनिफिट की जगह पे आपको नुकसान दे सकती है। तो हर डे, जैसे हम जिम में बोलते हैं ना कि आज लेग डे है, आज शोल्डर डे है, आर्म डे है, तो वो उनका यही फोकस होता है कि आप हर मसल ग्रुप को टारगेट करो ताकि प्रोपोर्शनेटली आपकी स्ट्रेंथनिंग आए। सिर्फ एक मसल को करते रहोगे तो वो रोज वेयर एंड टेयर में जाएगी और वो फटीग हो जाएगी। और फटीग होने पे अगेन हमें पता है कि अगर लिम्फेडिमा वाला पर्सन फटीग वाले एक्सरसाइजेस करेगा तो उसके लिए नुकसानदेह है। तो हमेशा सभी मसल्स ग्रुप को आप इक्वली टारगेट करो। डॉक्टर हर्षिता, एक और क्वेश्चन आ रहा है कि जिन लोगों की रिकंस्ट्रक्शन हुई हुई है, क्या वो भी कर सकते हैं स्ट्रेंथनिंग विदाउट एनी कंसर्न, या कोई डर के बिना कर लें? मैम जिनका रिकंस्ट्रक्शन हुआ है उसको उनको एक बारी फिजियोथेरेपिस्ट से या प्रोफेशनल से मिलना चाहिए कि रिकंस्ट्रक्शन किस टाइप का, कहाँ से ग्राफ्टिंग ली गई है। क्योंकि अगर हमने किसी जगह से ग्राफ्ट लिया है तो वो वाली मसल भी कॉम्प्रोमाइज हुई होगी हमारी, प्लस जहाँ ग्राफ्ट लगा है वहाँ की हीलिंग कैसी है, उनका ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है, तो ये फैक्टर्स भी होते हैं। देखो उनके लिए मना नहीं है, बट एक तरीके से उसको हम चैनलाइज करके करेंगे तो ज्यादा बेटर है। देखिए, आई विल ऐड समथिंग हियर। पहली चीज है कि जिनका रिकंस्ट्रक्शन हुआ है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, एक्सट्रीम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर सकते, एक्सट्रीम वाली एक्टिविटीज नहीं कर सकते। रिकंस्ट्रक्शन दो टाइप्स का होता है, एक तो हमारे बॉडी टिश्यू को लेकर रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है और एक सिलिकॉन इम्प्लांट बेस्ड रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो जहाँ बॉडी टिश्यू को लेकर रिकंस्ट्रक्शन किया है और एक बार वो हील हो गया है, देन इट इज एब्सोल्युटली ओके एंड दे कैन डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। लेकिन जहाँ सिलिकॉन बेस्ड रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, दे कैनॉट डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज सिलिकॉन इम्प्लांट का एक्सट्रूजन का कि वो बाहर आ जाएगा उसका रिस्क बढ़ जाता है, टेयर हो सकता है और वो बाहर आ सकता है। तो जिनका सिलिकॉन बेस्ड है वो सब कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर विनीता, हेलो, आई एक हैव अ और क्वेश्चन क्वेश्चन यहाँ हियर, पे। कैन आई आस्क? वैसे हर्षिता ने आंसर तो किया था, बट फिर भी एक बार आप रिएट्रेट कर दोगे तो फर्क पड़ जाएगा। सेम क्वेश्चन, रेडियोथेरेपी के दौरान क्या पेशेंट्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपना कर सकते हैं या नहीं? डॉक्टर विनीता, आप म्यूट हो गए हो। रेडिएशन थेरेपी के टाइम पे पेशेंट्स अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। हमारे साथ सिर्फ एक ही चैलेंज होता है, वी आर अ ट्रॉपिकल कंट्री, हमारे यहाँ वेदर थोड़ा हॉट एंड ह्यूमिड रहता है, वी हैव विंटर्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, वी डोंट वांट पेशेंट्स टू बी ओवर स्वेटिंग। दूसरा हमारा वरी रहता है कि बहुत ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं वेट लिफ्ट कर रही हूँ और मेरी आर्म जो है कॉन्स्टेंटली मेरी ब्रेस्ट के अगेंस्ट रब हो रही है, so moderate 5 minutes, 10 repetitions, 15 repetitions in an AC room, that kind of strength training can be done. डॉक्टर विनीता, आप और क्वेश्चन पूछना चाहोगे?
आई थिंक वी शुड गिव अ चांस सुष्मिता और स्तुति भी कुछ पूछना चाह रही हाँ थी, और सुष्मिता भी। हाँ, सुस्मिता प्लीज अपने आप अनम्यूट करके पूछ लो हाँ क्वेश्चन। मैम, एक्चुअली आई डू योगा एवरी डे. They do upper body. One day they will do upper body, and the next day they will do that lower body. But up to 45 minutes, they do all upper body exercises. But I was just thinking that I get pain around my left hand. I get, but my surgery is in the right side. I had a conservative surgery, but after doing that, I get pain. Full one day, I got pain in my hands. Ah. So in 1 liter bottle, I used to that for they also do that strengthening exercise with those bottles in two hands. But then I had to stop for 1 2 days because I got pain here. From here I got pain. So shall I continue doing little bit exercises? Then again I'll do. I think I can't reach to that level to do all the upper body exercises. I'm not, but it is not possible for me to do all the exercises. So shall I avoid? Very few exercises shall I avoid? सी आई वुड सजेस्ट कि आप ना हाई प्रोटीन डाइट, गुड हाइड्रेशन के साथ में एक्सरसाइजेस करो। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं स्पेशली स्ट्रेंथनिंग, तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको कि मसल्स में माइक्रो टेयर्स आते हैं। एक टर्म आती है बॉडी रिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं ना, तो मसल्स में ब्रेकेजेस होती है और प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू वापस से वो रिपेयर होना शुरू होता है। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन कम है, हाइड्रेटेड नहीं है आपकी बॉडी, तो वो इंस्टेड ऑफ हीलिंग वो वहीं रह जाएगा, वो टेयर वहीं रह जाएगा और आसपास फिर फर्दर डैमेजेस होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे। बट अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हो तो वो बॉडी रिपेयर करने में हेल्प करता है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हमेशा हमारे स्टोर्ड फैट को यूज करता है, प्रोटीन को यूज करता है, एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एंड देन आप एक्सरसाइज कर पाते हो। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट अगर आप प्रोटीन अच्छा नहीं ले रहे हो, आप पानी अच्छे से नहीं पी रहे हो, तो वो रिपेयर कैसे होगा? और एक बार कहीं पे टेयर आ गया, माइक्रो टेयर आ गया, अगले दिन फिर आपने किया, वो फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया। तो इस तरीके से वो पेन बढ़ता जाता है। एक्सरसाइज करने के बाद अगर आपको पेन आ रहा है, तो इसका मतलब वो फटीग में जा रही है मसल। Mhm. वो Or स्ट्रेंथनिंग की cramps जगह are also due to that only. Cramps, I यस also यस feel cramps. डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से ही आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं। Okay, okay, तो आप okay, बॉडी अपनो हाइड्रेशन पे फोकस करो। वैसे भी अभी okay. समर्स हैं, तो जहाँ हम यूजुअली 2 लीटर्स पानी पीते हैं और 3 to 4 लीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है जब आप वर्कआउट करते हो, तो इसलिए हम एक कॉन्सेप्ट होता है वार्म अप का, कि आप वेट ट्रेनिंग जब भी शुरू करो तो ऐसा नहीं है डंबल उठाया और मैंने करना शुरू कर दिया। हमेशा आपको वार्म अप पहले करना है। आप वार्म अप करते हो तो बॉडी प्रिपेयर्ड होती है कि हाँ, अब मुझे थोड़ी सी हैवी इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेस करनी पड़ सकती है। साथ साथ में बीच बीच में बोलते हैं सिप्स ऑफ वाटर आप पीते रहो ताकि बॉडी Okay. हाइड्रेटेड रहे। Thank you so much. Stuti can go in next. Then after that, Lenovo, you will do. I don't know your name, so screen saying Lenovo, so I just said Lenovo. Stuti, do you want to My go name first? is Seema. My name is Seema. हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। पहले तो चीज ये है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ वेरी क्विकली कि मैंने अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीमोथेरेपी के दौरान भी करी थी। तो तब मैं बॉडी वेट करती होती थी, और रिसेंटली आई हैव स्विच्ड कि मैं अब योगा शुरू कर दिया है मैंने। तो डॉक्टर हर्षिता, मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरा जो ट्रेनर है ना, अब जैसे मैं मेरे लेवल इतना हो गया कि मेरे को अब वो बाइसेप कर्ल 5 kgs to 7.5 kgs में मैं पहुंच चुकी हूँ। तो हमारी क्या लिमिट है? क्या बॉडी हमारी अपनी लिमिट है या हमारे को होल्ड बैक करना चाहिए? अगर आपकी सर्जरी जो है उसमें कुछ, जैसे कि नीता मैम ने बोला कि कुछ भी कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, रिकंस्ट्रक्शन इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। कुछ स्वेलिंग नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। तो कितना मैं अपने आप को पुश कर सकती हूँ, कितने वजन तक? ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है कि आपको इतना ही करना है। यूजुअली हम अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप 5 kgs तक वेट उठा सकते हो, तो 5 kgs तक तो आपका एक है ही बार कि आप 5 kgs तक इजीली उठा सकते हो। उसके बाद आपकी बॉडी जितना अलाउ कर रही है, आपको फटीग अगर नहीं आ रहा, कोई माइक्रो टीयर्स नहीं हो रहे, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, बट इट शुड बी ऑलवेज ग्रेजुअल। हाँ, साथ ही वो साथ में प्रोग्रेसिव आपका में भी। गोल क्या है? हाँ, आपका मैम, गोल क्या है मेन? मेरा गोल ये है कि मैं ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे अपना वो बहुत फोकस कर रही हूँ।
तो शुरू में तो मैंने बॉडी वेट किया, फिर उसके बाद 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, अब 7.5 पे मैं आ गई हूँ। और अभी भी मेरे ट्रेनर ना मुझे और पुश कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा बिजार लगता है कि मैं अभी 7.5 किलो से ज्यादा क्या उठाऊंगी मैं। मतलब उठाने को तो मैं प्रैक्टिस करके, आई मीन ऑफ कोर्स ना, मैं कर सकती हूँ, पर 10 किलो का मैं डंबल क्यों उठाऊं। आई फील कि मेरी शायद बॉडी बहुत मैस्कुलिन हो जाएगी। तो उसी कारण से ना मैं थोड़ा सा अपने आप को होल्ड बैक कर लेती हूँ, और मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि आई शुड नॉट चैलेंज माई बॉडी सो मच। अब जैसे पुल नहीं ओवर है, अगर पुल ओवर वो कह रहे कि आप 12:30 में कर लो, अब मैं पुल ओवर नहीं करना चाहती 12:30 में। तो हमारा ना एकदम से वो एक हेजिटेशन होती है मेरे को। सी आप जो चीज बोल रहे हो ना, अगर आपका प्रोफेशन या आपका लाइफस्टाइल में ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप जैसे एक एथलीट की बॉडी होती है, एक स्पोर्ट्स पर्सन की बॉडी होती है, उनको रिक्वायर्ड होता है, उनके लिए मस्ट होता है कि आपको इतना इतना वर्कआउट करना है, बट आप कर रहे हो फॉर बेटर हेल्थ, तो आप मेंटेनेंस फेज पे इतना करके भी अपने आप को मेंटेन कर सकते हो। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको फर्दर अपने आप को पुश करना है। ना बिकॉज तो ये हिज लॉजिक, हाँ, हिज लॉजिक इज कि बॉडी को, आपके बोन्स को मसल्स की जरूरत होती है एज वी ग्रो ओल्डर। नहीं, वो डेफिनेटली होती है। देखो हर फीमेल में ना 5 to 10% टेस्टोस्टेरोन होता है, जो कि हमारी मसल ग्रोथ में हेल्प करता है। तो हम्म। ऐसा नहीं कि आप ज्यादा वर्कआउट करोगे तो आप मैस्कुलिन बन जाओगे, ये एक मिथ है, दिमाग से निकाल दो। प्लस एक एज के बाद डिजेनरेटिव चेंजेस ज्यादा आते हैं, तो जितना वर्कआउट करते हो वो यूटिलाइज ही हो जाता है। बट अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी नहीं है कि बहुत आपका फिजिकल वर्क नहीं है, तो आपको मेरे ख्याल से मेंटेनेंस फेज पे रहना चाहिए, बहुत ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए फर्दर। आप इतने पे भी अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो। फेयर इनफ, यदि थैंक आपका यू सो कार्डियो मच। अच्छा हो रहा है, आपका हार्ट अच्छा है, आपकी मसल बढ़िया से वर्क कर रही है, तो क्यों आपने आपको पुश करना है। आपका या तो गोल हो कि मुझे किसी स्पोर्ट्स के लिए आप प्ले करने वाले हो या एथलेटिक बॉडी बनाने वाले हो, तब तो समझ में आता है। सही बात है, थैंक यू सो Please मच, go थैंक यू सो next. Lenova. Sorry, I'm calling you that. लेनोवा, यू वर आस्किंग क्वेश्चन, सॉरी, और आप बीच में इंटरप्ट हो गए थे, फ्री मीटिंग खत्म हो गई थी। प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ लो, बहुत देर से पूछने की कोशिश कर रहे हो। Can I ask? My name is, I have changed my name to Seema. That's not सीमा, Lenovo. या हाय सीमा। So, doctor, my question is that my recently 2.5 months ago, I had a reconstruction from the body tissue, right? And my stitches has not been properly healed. Still, I have the wounds in half of this. So, can I start the strengthening training, or what should I do so that it could heal properly and I would back to the work? ओके, सो अभी आपको अपर बॉडी की स्ट्रेंथनिंग तो नहीं करनी चाहिए जब तक आप पूरी तरीके से हील नहीं हो जाते, पर आप लोअर बॉडी की कर सकते हो। आप So lower स्क्वाट्स कर body. सकते हो, लंजेस कर सकते हो। Okay. So lymphedema. So like how to avoid that? Though I am able to raise my hand up to 170 or 175 degree, that I am able to do it. So like how to slowly and slowly can I start some building exercise so that I am back to the normal. So that abhi my body is very low in strength. I feel so. यस, आप जो फ्री हैंड एक्सरसाइजेस होती हैं, जो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस होती हैं, वो आप डेफिनेटली कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो या एलिवेशन में अपना हाथ लेके जा रहे हो तो आपके स्टिचेस पे या फिर वुंड्स पे लोड तो नहीं आ रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर वो सब कुछ ठीक है तो आप फ्री एक्सरसाइजेस डेफिनेटली कर सकते हो, इनफैक्ट हेल्प भी करेगा वो हीलिंग में। और रही बात की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस की, तो लोअर लिम्ब की एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो स्ट्रेंथनिंग में, स्क्वाट्स, लंजेस, साइड लंजेस, लेग रेजेस, ये सब चीजें आप कर सकते हो। और लिम्फेडिमा को प्रिवेंट करने के लिए अपने अपने हैंड की पंपिंग मैकेनिज्म को हेल्दी रखो आप, फिस्ट बनाना खोलना, ये एक्टिविटीज आप अच्छे से रखो। और आई थिंक जब आपकी सर्जरी हुई होगी, फॉर श्योर कोई फिजियोथेरेपिस्ट ने आपको गाइड किया होगा एक्सरसाइजेस कौन कौन सी आपको करनी है, तो आप वो एक्सरसाइजेस डेफिनेटली कर सकते हो। बस आपको अपने स्टिचेस पे और वुंड पे लोड नहीं आने देना है अभी। Harshita, I would like to add something here. Seema, if you have recently completed your treatment,
Seema, if you have recently completed your treatment, then you have to give yourself some more time before you reach that level. Stuti's questions were very inspiring, but अभी सब चीजें वो gradually होंगी. Don't try to push yourself. पहली चीज होगी, मुझे लगता है कि वॉक करना, अपनी डेली एक्टिविटीज में वापस आना. स्टार्ट विद अ बिट ऑफ योगा. हमारा गोल क्लियर होना चाहिए. हमारा गोल होना चाहिए कि हमें अपनी बॉडी को उतना टाइम देना है कि हमारे टिश्यूज, हमारे स्टिचेस कंप्लीटली हील हो जाए. मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर किसी का नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ है तो वो नेक्स्ट डे रनिंग और जॉगिंग नहीं स्टार्ट करते हैं. पहले वो फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प से वॉक करते हैं. ठीक है ना. सो हमारा गोल बहुत दूर तो होना चाहिए, हमें उसको ग्रेजुअली अचीव करना है. तो सबसे पहली चीज है कि अगर अभी स्टिचेस कंप्लीटली हील नहीं हुए हैं, अभी रेडिएशन कंप्लीट करके कम टाइम हुआ है, गिव योरसेल्फ सम मोर टाइम. Okay. And Don't be what should hurry. be walk time? Like ideally, how should I shine progressively? Like, what should be walk time? At least Seema, I I know start. you. You had come to me once. I know you. So Yes. you're the same person, ना? So I Right. remember your wound, etc. So जो मैंने देखा था आपका, so मेरा ये सजेशन है, start with walk, start with some yoga. लेग की जो एक्सरसाइजेस हर्षिता ने आपको बताए, लेग कर्ल्स वगैरह, ये सब स्टार्ट करो. स्क्वाट्स और लंजेस करने में भी बेटा अभी टाइम है थोड़ा. बाकी जो लोगों ने गो थ्रू किया है ट्रीटमेंट के लिए, वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे मुझसे भी. दे हैव टू इट, बट आई थिंक उन सब में थोड़ा थोड़ा टाइम है अभी. डॉक्टर विनीता, उसमें मोबिलिटी, हैंड्स की मोबिलिटी तो बहुत जरूरी है. हाथ चलाते रहना चाहिए. कंप्लीटली अग्री विद यू. तो जो हैंड की मोबिलिटी, और जो हर्षिता ने भी बोला कि आर्म की या हैंड्स की जो पंपिंग एक्सरसाइजेस है, या रेंज ऑफ मोशन, कि हमारी रेंज ऑफ मोशन ठीक आनी चाहिए, वो एक्सरसाइजेस से बिल्डअप करना है. स्तुति, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर एक रिकंस्ट्रक्शन भी हुआ है या अभी रेडिएशन कंप्लीट करके मेरा एक आइडिया है 1 to 3 months हुए हैं, सो बॉडी स्ट्रेंथ इस वक्त बहुत लो होती है, तो इस वक्त हम बहुत एक्सट्रीम फिटनेस एक्सरसाइज शायद ना कर पाए. बिल्कुल मैम, उसमें ना मसल एट्रोफी हो जाती है, आपकी मसल वेस्टिंग हो चुकी होती है. तो उसमें तो आपको धीरे 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 बेबी स्टेप्स करके अपने आप को करना है. क्योंकि दिमाग में ये रहना चाहिए कि कभी भी इंजरी हो सकती है, और इंजरी होएगी तो फिर उसमें फिर एक एडेड रिकवरी का टाइम एक्स्ट्रा हो जाता है. अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करिए और बेबी स्टेप्स लीजिए. Dipali, please go ahead. Okay. Thank you. Hi, hello डॉक्टर हर्षिता. डॉक्टर हर्षिता, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे ट्रीटमेंट को भी अक्टूबर में 1 year होगा, राइट? माय रेडिएशन आई कंप्लीटेड ऑन 19th of October लास्ट ईयर, राइट? मेरा ER/PR पॉजिटिव था. मैं आपको हिस्ट्री इसलिए बता रही हूँ बिकॉज देन आई विल कम टू माय प्रॉब्लम. सो मेरा एस्ट्रोजन, लाइक आई एम ऑन लेट्रोजोल, सो आई हैव अ वेरी एक्टिव लाइफस्टाइल, बट आई बीन रिसेंटली, मेरा 1 year हुआ था, तो मेरा DEXA स्कैन हुआ, सो माय बोन डेंसिटी osteopenia, like early stages of osteopenia, right? And because of letrozole, it impacts estrogen levels. So isliye, and I'm having an active lifestyle. So what should I start with? Like मैं yoga daily करती हूँ, मेरा walking भी like 10K 12K होता है, but तब भी मुझे osteopenia हुआ. Like my spine is still better, but मेरा hip joint में है, and I do lunges, हनुमान दंड आसन, मतलब मैं सब कुछ कर रही हूँ. सो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों हुआ, और व्हाट इज द थिंग दैट आई शुड ऐड इन माय होल वर्कआउट रिजीम कि जिससे बेटर हो जाए. यार ये रिवर्स भी हो सकता है कंडीशन, इफ आई अंडरस्टैंड, ये रिवर्स भी हो सकता है, करेक्ट? ऑस्टियोपेनिया. सो डॉक्टर, यही क्वेश्चन है. लाइक ओके, सो आप तो एक आइडियल कैंडिडेट हो वेट ट्रेनिंग के लिए. अभी मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो है वो ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइजेस होती हैं. तो अगर आपको ये चैलेंज आ रहा है तो आपको वेट ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए. स्टार्ट विद थेराबैंड्स. ठीक है, आप थेराबैंड से शुरू करो, क्योंकि एकदम से वेट्स शुरू करोगे, ऑस्टियोपेनिया है, तो अगर कोई जर्की मूवमेंट हुई तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने का थोड़ा रिस्क रहता है, ऑल्दो बहुत माइनर, बट फिर भी
प्रिकॉशनरी। आप थेराबैंड से शुरू करिए, धीरे धीरे आप लेवल अप करिएगा। स्टार्ट विद येलो कलर का थेराबैंड। साथ ही साथ जब आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करो तो हाई प्रोटीन डाइट अच्छी रखना, ताकि जो उसको एनर्जी चाहिए वो प्रोटीन प्रॉपरली दे सके, और माइक्रो वेयर एंड टेयर जो है वो आपकी हील हो सके। साथ ही साथ वाटर इनटेक भी आपको अच्छा रखना रहेगा। और जब भी आप एक्सरसाइज करो तो वार्म अप एक्सरसाइजेस जरूर करना पहले, फिर स्ट्रेंथनिंग करना एंड देन कूल डाउन। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायरेक्टली थायराबैंड उठा के स्ट्रेचिंग करना शुरू कर दोगे वो भी ठीक नहीं है आपके लिए। किसी किसी मसल में आपको पेन आने का रिस्क रहता है ओवर स्ट्रेच की वजह से। तो पहले आप वार्म अप करो, स्ट्रेंथनिंग करो, फिर कूल डाउन करो। और अभी जब आप स्टार्ट ही कर रहे हो, अगर आप बिगिनर ही हो, तो 2 to 3 डेज का अपना लेके चलना। ऑल्टरनेट डेज पे अपनी स्ट्रेंथनिंग करो। जो आप योगा कर रहे हो आप उसको कंटिन्यू करो। एक दिन अपना स्ट्रेंथनिंग करी, फिर रुके, फिर स्ट्रेंथनिंग करी, इस तरीके से, ताकि धीरे धीरे बॉडी जो है वो रिकवर भी हो सके, मसल्स को रेस्ट भी मिले कि वो रिकवरी कर सके। जब आपका एक फॉर्म स्टैब्लिश हो जाएगा कि आप इजीली कर पा रहे हो, देन हम लेवल अप को देख सकते हैं कि आप कर पाओ। जस्ट वन मोर पॉइंट आई वांट टू ऐड फॉर दीपाली's क्वेरी। दीपाली, ऑस्टियोपिनिया को ना बहुत कम लोग हैं जो रिवर्स कर पाते हैं, पर हाँ कर पाते हैं। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट इफ यू आर डूइंग एक्सरसाइज, योगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एंड प्रोटीन के अलावा कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, इन तीनों चीजों पे भी फोकस होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ डायट्री प्रोडक्ट्स एज वेल एज सप्लीमेंट्स। सो एटलीस्ट हम ऑस्टियोपोनिया से ऑस्टियोपोरोसिस में नहीं जाएंगे। अदरवाइज अगर हम कंटिन्यूअसली जोलाडेक्स पे रहते हैं तो हमारी बोन्स और वीक होती हैं, है ना। तो वो और वर्स नहीं हो उसके लिए यू आर वर्किंग, दैट इज परफेक्ट। आशा जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? आशा जी? ओके, इन द मीन टाइम पूजा, गो अहेड। डॉक्टर हर्षिता, मेरे पास 2-3 क्वेश्चंस हैं. इट माइट साउंड रेपिटेटिव बट आई थिंक फॉर क्लैरिटी आई स्टिल आस्क. जब एक लेडी या कोई भी जैसे अपना ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट खत्म करता है, तब ये सजेस्ट किया जाता है कि मैक्सिमम वेट 3 kgs तक ही उठाना है, ऑन द affected side. पर so is it okay to lift maybe more than 3 kgs? I mean, आपने कहा कि 5, 6, 7. So again, वही at the risk of sounding repetitive, क्योंकि most of us, I feel we do not have trainers. हम लोग बेसिकली एक दूसरे से पूछ के या यूट्यूब वीडियोस देख के हम उसको फॉलो करते हैं. सो इवन जैसे मैं भी हूँ, मैं यूट्यूब वीडियो देख के स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो अभी तक उसमें मैक्सिमम दे से व्हाट आई डू इज ऑन अ सेफर साइड गो अप टू 3 kgs. सो आई कैन गो टिल 5. अगर आप 3 kgs के साथ में आप आराम से एक्सरसाइजेस कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई पेन नहीं आता, अगर आपको आप पूरा रेंज कंप्लीट कर पा रहे हो, तो आपको फिर 3.5-4 kgs की तरफ स्विच करना चाहिए। एकदम से आप 5 kgs पे जंप करोगे वो चीज ठीक नहीं रहेगी। And second thing, again, I'm saying कि it is all Google ज्ञान या YouTube वीडियो जो देख के वो बोलते हैं कि maybe 3 times a week. Because bare minimum 3 times a week. Yes, bare minimum. And provided if you're doing other exercises, like again, वो बोलते हैं कि maybe 30 minutes a day, so that you complete 150 minutes in a week. That's more than enough, and then you should give your body muscles time to recover. Right. So it's okay, 3 times a week for strength training, maybe 3 sets repetitive. For beginners, yes, it's fine. Yeah, again, as a YouTube learner, maybe what I personally do is 7 exercises on a repetition of 3 times. परफेक्ट है, ये परफेक्ट है। बस ये मेक श्योर कीजिएगा कि आप हर मसल ग्रुप को टारगेट कर रहे हो। ईच डे सेम मत करना, हर बार डिफरेंट मसल ग्रुप होना चाहिए, ताकि दूसरा वाला जो है वो थोड़ा रिकवर ले और
नेक्स्ट वन जो है वो थोड़ा स्ट्रेंथनिंग की तरफ हेड ऑन हो। और अगर आपको लगता है कि उस डिजायर्ड या स्पेसिफिक वेट के साथ में 3 रेपिटेशंस आप इजीली कर पा रहे हो, तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइजेस में थोड़ा सा प्ले अराउंड कर सकते हो, जो भी आपको अलाउड होती है। अगर आप 2 kg या 3 kg के वेट के साथ में आराम से एक्सरसाइजेस कर रहे हो, तो आप वेट बढ़ा सकते हो। ठीक है, उसको थैरा बैंड के साथ में क्लब करके एक्सरसाइजेस कर सकते हो। सर्किट ट्रेनिंग एक जिसे हम कहते हैं, आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सी, बिगिनर्स के लिए जो आपने बोला वो बहुत सही है, बट एक टाइम के बाद ना वो एक प्लेट्यू आ जाता है, ये तो मैं बहुत इजीली कर ले रही हूँ, अब आगे क्या। क्योंकि अगेन हम जब अपने काम में हम इंडल्ज होते हैं, घर घर में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जहाँ 3 to 5 kg वेट के से बियॉन्ड भी हमें लिफ्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं यही बोलूंगी कि जब आप इन चीजों के साथ में सैचुरेट आ जाओ, प्लेट्यू आ जाए, तो आप थोड़ा सा उसको पुश कर सकते हो। एंड इस चीज के ऊपर मैं खुद भी वर्क कर रही हूँ। अब बहुत जल्दी आप लोगों को एक वीडियोस छोटे छोटे मिलने वाले हैं, जिसमें मैं वार्म अप, कूल डाउन या और स्ट्रेंथनिंग अबाउट टू एक्सरसाइजेस के कम टू ऊपर में ना छोटे छोटे मैं वो डालूंगी, ताकि आप उसी को फॉलो करके लेवल अप अपना कर पाओ। क्योंकि जो वीडियोस यूट्यूब पे होती है वो एक जनरल पर्सन के लिए होती है, या पर अगर मैं आपके शोल्डर को लेके चलूं स्पेसिफिकली, तो आई थिंक वो फ्यूचर में आप लोगों को हेल्प करेगा। आई एम वर्किंग ऑन दैट। क्वेश्चन डॉक्टर हर्षिता, आई नो आपने कहा था इट्स नॉट एज स्पेसिफिक, strength training, but again I'm just talking from the point of view of a YouTube video. अगर एक मैं सपोज YouTube वीडियो कोई देख रही हूँ, a 20-year-old or a 30-year-old or a 50-year-old, he or she might be doing that. So because now what I do, we do videos of strength training for women over 50. So it's something I again wanted to request you कि अगर आप बता दें कि maybe if a lady is 30-year-old, तो उसके लिए क्या specific है, and is it like everybody should follow that to regain the strength as far as we are concerned with the breast cancer survivor? ठीक, जब आप लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो सबके ना अलग अलग चैलेंजेस आते हैं। कुछ लोग वेट गेन से सफर कर रहे होते हैं, कुछ लोग मसल फटीग को लेके कंसर्न होते हैं, कुछ कुछ लोग ऑस्टोपीनिया को लेके कंसर्न होते हैं। तो सबके ना अलग अलग चैलेंज होते हैं। कुछ लोग होते हैं ये सब कुछ मिलाकर ही सब कुछ ही फेस कर रहे होते हैं। तो हर चैलेंज के लिए ना एक स्पेसिफिक चीज है। जैसे अगर आप ऑस्टोपीनिया की बात करो, तो मैं इसमें बोलूंगी आप अपनी स्पाइन के ऊपर अच्छा वर्क करो, अपनी जॉइंट्स के ऊपर अच्छा वर्क करो। वहीं अगर मैं वेट ट्रेनिंग के ऊपर, वेट लॉस के ऊपर वर्क करना चाहती हूँ, तो मैं उसको क्लब करूंगी कार्डियो के साथ में, और कैलोरी डेफिसिट की डाइट को कंबाइन करूंगी, तो वो हो जाता है। अब अगर 50 प्लस की कोई फीमेल है, तो वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल उसका मेंटेन रहे, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी अच्छी रहे, उसका मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहे, हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे उसे। हमें उन्हें कोई एथलीट या फिर मैराथन की तरफ इमीडिएटली नहीं भेजना है। हम बस चाहते हैं कि वो हेल्दी रहें, फिट रहें, ताकि कोमोर्बिडिटीज से वो सेफ रहें। तो उस केस में जो मैंने आपको बोला है, ऑल्टरनेट डेज पे आप कार्डियो, योगा एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस को क्लब करो। स्टार्ट विद 1 kg वेट, थायरा बैंड। धीरे धीरे जब आपको लगे कि हाँ इसके बियॉन्ड हम कर सकते हैं, हम अपना लेवल अप करेंगे। एंड साथ में कभी कभी क्या होता है, जो जो प्लेट्यू आता है ना, इसमें किंग चाहिए होता है, एक जर्क चाहिए होता है। तो जरूरी नहीं कि आप एक्सरसाइजेस के थ्रू ही वो करो, आप जुम्बा भी कर सकते हो, डांस, कोई भांगड़ा हो गया, ये चीजें हो गई, ये मूड लिफ्टर्स होते हैं और बहुत अच्छा आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी डेफिनेटली हेल्प करेगा। प्लस ओल्ड एज में जो मसल्स होती हैं वो बहुत जल्दी वो होती हैं, क्या बोलते हैं, अट्रोफी में जाती हैं, मसल वेस्टिंग ज्यादा होती है। तो हम उसके ऊपर वर्क करते हैं, हमारे पोस्चर के ऊपर हम ज्यादा वर्क करते हैं। तो मैं अर्गोनोमिक एडवाइस के ऊपर भी फोकस करना चाहूंगी कि आप कैसे बैठ रहे हो, कैसे लेट रहे हो। बैक पेन है तो उसके हिसाब से भी हम एक्सरसाइजेस को मॉडिफाई करेंगे। अब सपोज करो कोई फीमेल है, उसको डिस्क का प्रॉब्लम है, नी आर्थराइटिक प्रॉब्लम है, अब उसको मैं बोलूँ स्क्वाट्स करो, लंजेस करो, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उसका प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा। तो मैं उसकी स्पाइन पे लेट के करने वाली एक्सरसाइज पे मैं ज्यादा वर्क करूंगी, उसकी शोल्डर्स पे, उसकी नेक के ऊपर ज्यादा वर्क करूंगी, एंकल के ऊपर ज्यादा वर्क करूंगी। डॉक्टर तो हर्षिता एक सॉरी, सीरीज। डॉक्टर हर्षिता सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। माया जी बहुत टाइम से वेट कर रही हैं, आई थिंक एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं फिर मीटिंग में खत्म हो जाए। सॉरी श्योर डॉक्टर। श्योर श्योर माया जी जी। प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए।
माया अपना को नहीं, unmute थैंक यू करो। निधि, Yeah. थैंक यू निधि जी। मेरे को भी यही प्रॉब्लम है कि मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ और मेरी एज 69 है। लेकिन वो मैं एक्सरसाइज योगा थोड़े तो करती हूँ, लेकिन इन दिनों जैसे ज्यादा कर लो तो स्पाइन पे मेरे दर्द होता है, पीछे बैक में। और मेरा ऑस्टियोपोरोसिस तो जब से ये चल रहा है दवाई तब से आ ही रहा है। तो समझ नहीं आ रहा है, दूध भी ले रही हूँ, पनीर भी ले रही हूँ, खाना भी अच्छा से खा रही हूँ, तो कैसे सर्वाइव भी खा रही हूँ। जी, आपके केस में मैं सजेस्ट करूंगी कोर मसल स्ट्रेंथनिंग के ऊपर हम वर्क करें। लेट के कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जो आप करोगे तो उससे आपकी स्पाइन एक तो स्टेबल रहेगी। दूसरा, जो मसल्स कोर मसल्स होती हैं हमारी बैक और एब्डोमेन की, हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो उसके लिए हर्षिता आपको जी जल्दी वो एक वीडियो आप मिलेगा। उसकी, उसका हाँ, उसका वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। हम जी। कई बार बहुत वेरी डिसअपॉइंट हो ग्रेट जाती हूँ कि मैं हर्षिता। क्या करूं, मैं इतना करने के बाद भी मेरे को कमजोरी फील क्यों होती है। जी जी जी, उसके लिए वी आर वर्किंग। सो आपको बहुत जल्दी उस चीज के लिए वीडियो मिल जाएगा ताकि आप घर पे आराम से कर सको एक्सरसाइजेस। थैंक यू हर्षिता जी, संगीता। वैसे भी मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ। थैंक यू। संगीता प्लीज गो है। संगीता अपना सवाल पूछ लीजिए, अपने अनम्यूट कर लो। शायद वो। संगीता आप म्यूटेड हो। Yeah, good evening, everyone. As brief history before I ask my question, मेरा ऑपरेशन हुआ था 2024, mastectomy, left side, and lymph nodes, although not involved, but were removed. उसके बाद जो है, then I was on neoadjuvant chemotherapy, surgery, and then on targeted therapy, 16-17 injections दिया गया। नहीं, शाम को भी। उसके बाद then I am on endocrine, then letrozole ले रहे हैं। उसके बाद last year I got my BMD, DEXA scan, osteopenia. So now I just wanted to ask कि जो मैं exercises करती हूँ, whether it is the hand movements and all, पिछली बार मैंने 3-4 महीने के पहले जब आई वेंट टू माय ब्रेस्ट सर्जन, आई आस्क्ड कि मैं इतने तक उठा सकती हूँ एंड ऑल दोस थिंग्स। देन ही सेड नहीं, आप ज्यादा प्रेशर मत दीजिए करके। नाउ अ सिंपल क्वेश्चन एज टू शुड आई प्रेस अप ऑन द लेग। अगर मेरा हाथ इधर तक जा रहा है, शुड आई फोर्स माय हैंड टू गो बैक? आई कैन इफ आई वांट। Should I really push it hard enough, or I should stop where I can? ओके, सो आपको कोई दिक्कत है जहां तक आप हाथ उठा रहे हो उसमें, लाइक कोई स्ट्रेच फील होता है, टाइटनेस हाँ, फील होती है, stretch, ऐसा हाँ, कुछ है? tightness feel होता है because lymph nodes have been removed. आप कर सकते हो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस कर सकते हो, कंप्लीटली सेफ है, कोई हार्म हाँ, नहीं है, आप कर सकते हो। कर सकते हो, डेफिनेटली आपको करना चाहिए ताकि फ्रोजन शोल्डर जैसे इशू को आप प्रिवेंट कर सको। क्योंकि अगर आप एक लाइक 5 डिग्री या 7 डिग्रीज बियॉन्ड मतलब उसको लिमिट कर रहे हो, आप नहीं जाने दे रहे, तो उस जगह पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आ सकता है। अगर आपका बॉडी अलाउ कर रहा है लेके जाने का, डेफिनेटली आप करो। but मेरे डॉक्टर जो भी problems आता है, whether it is a lower leg varicose veins में बीच में cramps आ जाता है, where I cannot lift my leg, it's all in the left side because left side surgery हुई पड़ी हुई है। So that is my left side problem only. So जो भी problems है, without a bone pain or something, when I went to my on-call last time, she said that what else can I do from my end in order to suppress this? No, you cannot do anything because you're on letrozole and alendronate once weekly. So मेरा इसलिए भी आपको ऑस्टोपीनिया हो चुका है, हो गया है। तो I mean, this I can, as you said, I can stretch a little beyond than what I'm doing. Yes, So no, yes, you can do. There is no harm in that. संगीता जी, and what Provided about there is no strength pain. training? Provided there is no pain. अगर आपको कोई पेन नहीं है, कोई लोडिंग नहीं है, आप इजीली करो। बट अगर आपको लग रहा है कि मेरे को पेन आ रहा है, तो हमें देखने की जरूरत है कि वो पेन का रीजन क्या है। अच्छा, okay, right. Thank you, doctor. Thanks very much. वेलकम। मिसेज आशा गर्ग, अपने आप को अनम्यूट करिए पहले, फिर क्वेश्चन पूछिए। आशा जी, आप अनम्यूट करिए पहले।
पूजा, कैन यू अनम्यूट हर? Wait, I'll do it. एक वो माइक का निशान बना होगा आशा जी। I just unmute किया, उनको मैंने किया, उनके हाथ से दोबारा म्यूट हो गए वो। हाँ, आपके हाथ से दोबारा म्यूट हो गया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह भी जाए तो डोंट पैनिक, आप ग्रुप में लिख दीजिएगा, हर्षिता है ग्रुप में, है ना? डोंट वरी सो मच। यस आशा जी, गो अहेड। वो अभी भी म्यूट ही चल रही है, एक मिनट, मैं इनको दोबारा अनम्यूट करती हूँ। आशा जी, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, अनम्यूट करिए, शायद आपके हाथ से ना फिर से हो रहा है। आशा जी, अब आप मत टच कीजिए अपनी स्क्रीन को, निधि को करने दीजिए, निधि कर रही है आपको अनम्यूट। इन द मीन टाइम किसी और को कुछ पूछना है तो आप प्लीज पूछ लीजिए या टेक्स्ट कर दो। हाँ, मैं तब तक एक अनाउंसमेंट कर देती हूँ हर्षिता। our meeting is about to end. Thank you so much for sparing your time and for your valuable insights. You answered a lot of questions today. I think तुमने हम सबको थोड़ा सा encourage कर दिया है। And I think a lot of myths were also cleared कि lymphedema है तो नहीं कर सकते हैं, या weight कितना ले सकते हैं। So thank you so much. I also want to invite all of you कि अक्टूबर जो है पूरे वर्ल्ड में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम लोग अपनी एक मीटिंग कर रहे हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में। इट विल बी अ फिजिकल मीटिंग। 4 अक्टूबर को है हमारी मीटिंग। डिटेल्स हम भी शेयर करेंगे और हमारा इस बार का थीम है स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। So we are again going to talk about how to build up physical strength as well as mental strength. So please do join us and the information will be shared in the group. So एक दो trainers भी आ रहे हैं वहाँ पे. So I think they will also be able to answer the questions little better. I think निधि, आशा जी को हम unmute नहीं कर पा रहे हैं ना। कोई बात नहीं आशा जी, हम आपको हर्षिता जी से एक बार अलग से बात करवा के आपका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। Anyone else wants to ask anything? आशा जी, मैं दोबारा Can I आपको ask one question हाँ, अब also? पूछो। हाँ जी आशा जी, अब पूछो। वो दोबारा म्यूट हो गई। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट्स द प्रॉब्लम। निधि, सो मैं एक दो क्वेश्चंस हर्षिता से पूछ लेती हूँ जो कॉमन जी हाँ जी। क्वेश्चंस हैं जिन लोग मेरे पास आते हैं। हाँ एक जी। क्वेश्चन तो ये है कि अक्सर लोग आते हैं, जैसे जो आशा जी की भी मैं प्रॉब्लम के बारे में जो समझती हूँ, वो मुझे हमेशा बोलती हैं थक बहुत जाते हैं, थोड़ा भी कुछ एक्स्ट्रा काम किया तो पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। सो दीज आर सम ऑफ साइंस ऑफ एजिंग। और होता क्या है कि कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद जो हम इतना कीमोथेरेपी देते हैं तो बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, थोड़ी एजिंग हो जाती है। मतलब 40 वाला जो है 42, 43 या 45 तक की एज हो जाती है, फिजियोलॉजिकल एज। सो कुछ लेग की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के भी आप ऐसे वीडियोस या शॉर्ट्स हर्षिता जो बिल्कुल सेफ हों, जो सब लोग कर सकें, या कुछ टिप्स हो तो वो प्लीज जरूर शेयर करना। एंड सेकेंडली, सपोज कोई अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या कोई भी वर्कआउट कर रहा है और उस वक्त उसको एक स्ट्रेन हो जाता है, जैसे अभी सुष्मिता ने भी डिस्कस किया, तो इमीडिएटली क्या करना है, कोल्ड पैक या हॉट पैक? मैम आइडियली तो कोल्ड पैक या हॉट पैक हम एडवाइज नहीं करते हैं, बट फिर भी 5 to 7 मिनट्स के लिए आप कोल्ड पैक डेफिनेटली उस एरिया पे अप्लाई करो और उसको अच्छे से कवर करके करो, ताकि फ्रॉस्ट बाइट नहीं हो या आपकी हेल्दी मसल्स को या आपके सर्कुलेशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करे। तो 5 to 7 मिनट्स का आपको दे सकते हो। साथ में इनिशियली जब स्ट्रेंथनिंग करते हैं तो डोम्स फॉर्म होते हैं, सोरनेस आती है हमारे मसल्स में, विच इज वेरी नॉर्मल। तो अगर आपको सोरनेस आ रही है तो उससे घबराना नहीं है कि हाय पता नहीं क्या हो गया है, मैं एक्सरसाइज ना करूं। जब भी आपको सोरनेस आए तो नेक्स्ट डे भी आपको एक्सरसाइजेस करनी है, क्योंकि वो सोरनेस दूर ही तब होगी जब आप एक्सरसाइजेस करोगे। अगर आपको लग रहा है कि बहुत सिवियर पेन है, आप पेन किलर ले सकते हो डॉक्टर की एडवाइस से, जो भी उन्होंने प्रिस्क्राइब किया हो जनरल, बट साथ साथ में आपको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। अगर स्प्रेन आया है तो उस केस में हम एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, हम जनरल कोल्ड पैक आइसिंग करते हैं और अपने डॉक्टर को दिखाते हैं ताकि वो मेडिसिन उसके लिए एडवाइस कर सके। पर अगर आप अच्छे से वार्म अप करोगे ना तो मुझे लगता है कि इंजरी को काफी हद तक आप प्रिवेंट कर सकते हो। स्मॉल बेबी स्टेप्स लो, वार्म अप करो, धीरे धीरे ग्रेजुअली करो। ऐसा नहीं कि उसने एक हफ्ते में 2 किलो 3 किलो उठा लिया तो मैं भी ऐसे करूं। सबकी बॉडी अलग होती है, सबके गोल्स अलग होते हैं, चैलेंजेस अलग होते हैं, और
हर दिन की प्रोग्रेस कंट्रीब्यूट करती है आपकी लाइफ में। कुछ नहीं करने से अच्छा है आप कुछ भी करो, वो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देगी। एक That was a पार्टिसिपेंट है beautiful message. फोन पे आ रहा है कि Vivo V2, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लीजिए। यू रेज्ड योर हैंड। हेलो। हेलो। Please go ahead. Please go ahead. हाँ हेलो मैडम, मैं नीता बोल रही हूँ। अनीता पूछो। हाँ हाँ। एक्चुअल मुझे ना मेरा राइट साइड का ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी हो गया है ना, तो मेरे राइट साइड के पाम को और फिंगर को थोड़ा स्वेलिंग रहता है। तो मैंने फिजियोथेरेपिस्ट से पूछा तो उन्होंने बोला कि वो न्यू नॉर्मल है आपका। मतलब मैं एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ लेकिन स्लाइटली रहता है वो स्वेलिंग। तो क्या मैं डंबल वगैरह यूज कर सकती हूँ 1 kg का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए? तो ये एकदम से वेट ट्रेनिंग पे मत जाओ। आप पहले देखो कि उसका रूट कॉज क्या है। अगर आपका हाथ बहुत देर तक आप नीचे लटका के रह रहे हो और जो जनरल लिम्फेडिमा की एक्सरसाइजेस होती हैं अगर आप वो नहीं कर रहे हो, तो पहले आपको उस पे वर्क करना है। आप कंप्रेशन स्टॉकिंग्स और इन चीजों पे पहले स्विच करो, उसके बाद आप एक्सरसाइजेस के बारे में सोचना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्वेलिंग रिजॉल्व नहीं होगी। न्यू यू इज नॉट, ये जो उन्होंने बोला है ना कि ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि जिसपे हमारा ध्यान नहीं जा रहा और हम उसको ठीक नहीं कर पा रहे। तो पहले हमारा फोकस है उस अच्छा। स्वेलिंग को ठीक करने के लिए, रूट कॉज फाइंड आउट करें कि वो क्यों हो रही है। और अपनी अच्छा। लिम्फेडिमा की जो एक्सरसाइजेस है आपको उसको इंड्यूस करना चाहिए। जेंटल मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज के ऊपर आप वर्क करो। उसके बाद जब वो थोड़ा आपको लगे कि हाँ शेकी हो गया है, मूवेबल हो गई है वो स्वेलिंग, उसके बाद हम स्ट्रेंथनिंग के ऊपर वर्क करें तो बेटर है। और मतलब मैं वर्चुअल वीट में उसके ऊपर कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं देना चाहूंगी कि हाँ आप ये करो और या आप ये नहीं करो। उसके लिए एक बार देखना जरूरी है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो अच्छा, हर्षिता, थैंक मैं यू यहाँ थैंक पे एक यू। चीज ऐड करना चाहूंगी नीता। जब हम फिजियोथेरेपिस्ट को मिलते हैं ना, तो जो नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं कभी कभी उनको ब्रेस्ट कैंसर के बाद जो हाथ में स्वेलिंग या प्रॉब्लम आ रही है उसकी नॉलेज नहीं होती। सो आई एग्री विद हर्षिता कि पहले रूट कॉज एनालिसिस करना चाहिए कि पाम में और आपको आगे की तरफ क्यों स्वेलिंग आ रही है ना। उसके बाद ही हमारे को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या एक्सरसाइज पे जाना चाहिए। और हाथ को लटका के नहीं रखना है। एंड अवॉइड स्लीपिंग ऑन द राइट साइड सिंस यू हैड सर्जरी ऑन द राइट साइड, है ना। हाथ को या थोड़ा ऊपर करना है, हाथ का एक्सरसाइज करना है, हाथ को स्ट्रॉन्गर बनाना हाँ। है। वेट करने से अच्छा है कि पहले रेंज ऑफ मोशन और बाकी आर्म की एक्सरसाइजेस उन पे काम करें। आई थिंक लेट्स गिव अ चांस टू रीना टू आस्क अ क्वेश्चन। यस रीना, प्लीज गो अहेड। थैंक हेलो यू मैडम। मैम। हाँ, मुझे हर्षिता मैम से ही पूछना था क्योंकि उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट अभी किया भी है। तो मेरा जस का तस ही है, हाथ मैं कर रही हूँ लेकिन एक दिन ठीक होता है, नेक्स्ट डे फिर से आ जाता है वो वैसे ही। तो क्या मेरे केस में ये स्ट्रेंथिंग वाली या लेफ्ट वेट लिफ्टिंग सही है, मेरे या ख्याल से मुझे अभी आपको ड्रेनेज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। कौन सी? आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए आपको अब। अच्छा। हाँ जी। आई वॉन्ट टू ऐड समथिंग हियर रीना, सिंस आई नो यू। रीना, ऐसा है कि देखो तुम एक्सरसाइज कर रही हो ना, तो तभी वो परमानेंट नहीं हो रहा। अदरवाइज जैसे हिंदी में एक वर्ड होता है ना, कोई किसी को कोई चोट लगे और हम कहते हैं वो पक गया। तो अगर लिम्फेडीमा में भी अगर हमने उसको एक्सरसाइज नहीं की, जैसे फरहा को भी है लिम्फेडीमा, तो अगर वो लिम्फेडीमा हमने उसको छोड़ दिया, हमने उसको केयर नहीं किया, तो वहाँ फाइब्रोसिस हो जाता है। एक बार फाइब्रोसिस हो गया तो वो रिवर्स नहीं होता। अगर तुम कह रहे हो कि एक दिन कम हो जाता है, एक दिन ज्यादा हो जाता है, यानी कि हाँ। हम वो फाइब्रोसिस की स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं। यानी कि दैट मीन्स वट एवर यू आर डूइंग इज वर्किंग फॉर यू, डोंट स्टॉप इट फॉर हेवन से, उसको बंद नहीं करना है, पहली बात। दूसरी चीज, आई एग्री, अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, तो जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ जब इम्प्रूव होगी तो मसल्स पंप बेटर करेंगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट बेटर करेंगी। जब वो कॉन्ट्रैक्ट बेटर करेंगी तो वो फ्लूइड को वॉश अवे करेंगी। बट एज हर्षिता हैज बिन रिपीटेडली सेइंग, बेटर है कि किसी के सुपरविजन में करो, बेटर है कि बेबी स्टेप्स लो, बहुत ज्यादा एक साथ नहीं ट्राई करना। बट आई थिंक strength training should be good for you, and whatever you're doing you have to continue with that, don't stop it. थैंक यू। वीवो, आप कुछ दोबारा पूछना चाहते हो पूछ लीजिए।
आशा जी, मैंने आपको फोन भी करने की कोशिश की, आपका फोन नहीं लग रहा, आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि स्टेप्स क्या लो आप अनम्यूट करने के लिए। आप ना ऐसा करो, वॉइस रिकॉर्ड करके अपना सवाल ग्रुप पे भेज दो, वहां डॉक्टर हर्षिता सुन के आपको जवाब दे देंगी। कि किसी और को कुछ पूछना है? डॉक्टर विनीता, आप कुछ पूछना चाहते थे? वी ओनली हैव 4 more minutes, 4 मिनट और है हमारे पास। Nidhi, can I ask a question, Mukta here? या प्लीज Yeah, डॉक्टर yes, गुप्ता, गो ahead. please go ahead. Acha, Harshita, I wanted to know for peripheral neuropathy, right? It's increasing day by day for me. It was very little initially, but letrozole also causes it, and I'm on it now. It's 6.5 years, 6 years I'm on it, right? So what can I do besides walking? And I'm doing foot pulse also. I've got the machine. I'm doing foot pulse also for that. Electronic. Yeah. I can't hear you. डॉक्टर हर्षिता, Can't you hear you. there? Unmute. नहीं, आई थिंक डॉक्टर हर्षिता नहीं है तो सही। हाँ जी, हाँ 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 जी। तो आप थोड़ा सा ना छोटे छोटे माइक्रो थेराबैंड्स आते हैं, उनके साथ में एक्सरसाइजेस करना शुरू करिए, वो आपको legs, हेल्प करेगा not for न्यूरोपैथी the में। it's in the legs. हाँ हाँ, लेग्स के लिए भी थेराबैंड्स आते हैं। Okay, right. ऑनलाइन नहीं होगा तो मैं लिंक्स शेयर कर दूंगी आज ना, डंबल्स का और थेराबैंड्स की ना मैं ग्रुप पे लिंक शेयर कर दूंगी, जिनको लेना है वो वहां से अमेजोन से अपना ऑर्डर भी कर सकते हैं, अभी सेल भी लगने वाली है। डॉक्टर गुप्ता, लेकिन आपको अब क्यों उसके होनी चाहिए? exercises कुछ बता देना मुझे please. Yeah, if you can ठीक है share some video of the जी exercises जी for the जी, legs. Yeah, I'm ओके doing whatever I know, but still कुछ extra हो तो. Yeah, ओके ओके। डॉक्टर गुप्ता, because I'm unable to sleep. I get a lot of pain at night. That is bothering me a lot. Okay, thank you, Harshita. डॉक्टर गुप्ता, आपकी आवाज चली गई शायद। एक चीज बोलना चाहूंगी यहाँ पे, यहाँ पर 2 मिनट बचे हैं। कुछ थेराबैंड को यूज करके डॉक्टर हर्षिता ने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं हैप्पीनेस आफ्टर कैंसर पे। एक Legs के लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज जाके वो वीडियोस एटलीस्ट सर्च मार के देख लीजिए। इतने मुश्किल से डॉक्टर हर्षिता डालती हैं, रिकॉर्ड करती हैं, प्लीज देखिए। आप लोगों के सवाल वही होते हैं, बट उनके आंसर्स भी मिलेंगे अगर आप सर्च करके वीडियो को देखोगे प्लीज। Nidhi, I would just like thank you so to much. add कि I started with TheraBand only. डॉक्टर हर्षिता का वीडियो देख के ही TheraBand से ही शुरू किया था। उसके बाद आफ्टर माय सर्जरी एंड देन ग्रेजुअली आई स्विच्ड ओवर टू वेट्स and I started with 1 kg, gradually 2 kg, now 3 kg. परफेक्ट है मैम। पूजा मैम, आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज कुछ वेट ट्रेनिंग के ऊपर ना वीडियोस अपनी छोटी छोटी शूट करके डालिए। मैं कोई मेरी अपनी नहीं है, मैं तो YouTube ही फॉलो करती हूँ। अच्छा, ओके ओके। That's what I was telling you. I just used to, I follow YouTube videos only. ठीक है So ठीक है, देन आई मेक। and वीडियोस डालोगी ना थेराबैंड के भी कि तुम क्या एक्सरसाइजेस कर रही हो, तो आज जो हमारा डिस्कशन हुआ ना थोड़ा थ्योरेटिकल रह गया, so then people will get some idea how to use TheraBands by optimally. default, Dr. Vinita, I had frozen shoulder and then my rotatory muscles were affected. So by default, I started with the TheraBand exercises. So जब वो ठीक हो गया, my frozen shoulder was cured and my rotatory muscles. Interrupt. Sorry, I'm so sorry to interrupt. We have around 15 seconds. So I just thought I'll say thank you to Dr. Harshita and सबका thank you जिन्होंने participate किया. I'm sure it was a very useful, very productive session. Thank you. So Dr. Vinita,